से क्या चीज बनती है, मतलब फैट में जो फैट होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में हो जाते हैं कन्वर्ट। फैटी एसिड से कोएंजाइम ए बनता है और ग्लिसरॉल से पीजीएएल बनता है, तो वो फिर वो पूरी साइकिल चलती रहती है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं डीएमिनेशन होने के बाद, और वो पायरुविक एसिड में या फिर कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो साइकिल चलती रहती है आगे। और सर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट में वो होता है कि सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करिए पहले। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ, यानी कि मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन मोल्स ऑफ O2 यूज्ड। सर कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 रहता है, फैट्स के लिए 0.7, प्रोटीन्स के लिए 0.9, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जैसे कि मैलिक एसिड है, उनके लिए 1 से ज्यादा होता है। गुड गुड, शाबाश। और सर हाँ, एक चीज और, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए 0 होता है क्वोशिएंट, और उसके लिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए इन्फिनिटी होता है। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू होगा वो टॉपिक हमारा होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आप देख रहे हो, ये डायग्राम आप देख रहे हो। इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से जो है परिचित है ना। ये क्या है आपका, ये आपका एक न्यूरॉन। किस टाइप का न्यूरॉन है ये आपका एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है ना। ऐसा न्यूरॉन है ये, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में इस टाइप के न्यूरॉन पाए जाते हैं, और यही टाइप के न्यूरॉन जो है सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। खैर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या हो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब आपसे डिस्कशन किया था इस बारे में, ये है कौन? लिंक शेयर। एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है। चलो अच्छा हो, रिकॉर्डिंग मोड में नहीं था। क्या करें, कोई बात नहीं। जो बच्चा यहाँ अवेलेबल हो क्लास चलेगी ना। सब लिखते हुए चलिएगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन, in order to maintain, in order to maintain homeostasis, in order to maintain homeostasis। तो कोई हमें एक्सप्लेन कर सकता है होम्योस्टेसिस क्या है? कोई बच्चा हमें एक्सप्लेन कर सकता है होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस सिंपली मींस फिजियोलॉजिकल बैलेंस।
आवाज नहीं आ रही क्या? अब कहा गया है कि अब जैसे देखिए, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं उन तक तो हमारी बात बहुत डायरेक्टली पहुंच रही है, लेकिन जो बच्चा ऑनलाइन है, अगर वहां पर कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क को हम यहाँ पर मान रहे हैं न्यूरॉन को कंपेयर कर रहे हैं, ये नेटवर्क हमारे टाइप का न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में क्या हो गया, इंटरप्शन आ गया, तो हमारी आवाज कैसी जाएगी, वाइब्रेशन में जा रही होगी, या फंस फंस के जा रही होगी, या हमारी आवाज इको साउंड कर रही होगी, प्रॉपरली पहुंच नहीं रही है। इसका मतलब हमारा इन बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम। और हमारी बॉडी में नेटवर्क कौन है, हमारा नर्वस सिस्टम नेटवर्क बना रहा है, और साथ ही साथ हमारा जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो हार्मोन्स वाले हैं वो, या ब्लड सर्कुलेशन है, वो हमारा एक टाइप से सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम आपसे बात बोल रहे हैं, तो आपने हमारी बातों को सुना, सुनने के बाद कैसे सुना, आप अपने कान से सुने, कान से सुनने के बाद आपका ये जो वॉइस है, हमारी वॉइस से जो वाइब्रेशन है आपके इनर ईयर तक पहुंचा। इनर ईयर से कहाँ पर पहुंचा, इनर ईयर में क्या मौजूद है, कॉक्लिया मौजूद है, सेमिसर्कुलर कैनाल वगैरह मौजूद है, फिर वहां से वो नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में कॉक्लियर नर्व के थ्रू आपके कहाँ पर जाएगा बेटा, सीएनएस को जाएगा। सीएनएस में जाने पर वहां पर उसका इंटीग्रेशन होगा, उसका प्रोसेस होगा, मतलब जो बात मैंने कही उसको आप समझने के काबिल बनेंगे, समझ रहे हैं, समझने के बाद फिर आप उसका क्या करेंगे भाई, रिस्पॉन्स करेंगे, समझने के बाद रिस्पॉन्स करेंगे। तो बेसिक फंक्शन अगर देखेंगे नर्वस सिस्टम का 3 होता है। एक तो ये होता है कि किसी भी स्टिमुलस को परसीव करना, फिर उसका इंटीग्रेशन करना, फिर उसका रिस्पॉन्स करना। 3 चीजों के ऊपर बातें डिपेंड कर रही हैं। एक तो चीज क्या है, एक तो स्टिमुलस आया, मतलब मैसेज आपके पास आया है, मैसेज आने के बाद उस मैसेज को आपने समझा है, ये जो मैसेज है ये आपका क्या है, स्टिमुलस। ठीक है, फिर उसका हमारा जो सीएनएस है उसको क्या करता है, उसको डिकोड करता है, बातों को समझता है, बातों को समझने के बाद उसके प्रति रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो मैसेज को लेकर के आ रहा है वो कौन सा न्यूरॉन है बेटा, वो हमारा सेंसरी इनपुट है, सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन होता है, उसका प्रोसेसिंग चलती है, प्रोसेसिंग चलने के बाद जब हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं तो फिर हम उसका क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं थ्रू द मोटर नर्व, थ्रू द मोटर नर्व हम रिस्पॉन्स करते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तो आप इसको एक लाइन में डिफाइन करिएगा, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस coordination is the process through which organs interact and complement the function of each other. Organs interact and complement the functions of each other. Complement the functions of each other. And integration is the process. And integration is the process. And integration is the process. Is the process which enables these organs, which enables these organs to work, as a functional unit. मैं अगर आपको बताऊं कि न्यूरल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, न्यूरल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किन किन चीजों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूरल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर 1 फंक्शन, ब्रॉड फंक्शन मैं बता रहा हूं, मेजॉरिटी में जो फंक्शन हो रहा है। ठीक है, पहला है आपका आवर परसेप्शन, किसी के प्रति या किसी सब्जेक्ट को लेकर के
किसी थियरी को लेकर के, ठीक है, इन्वायरमेंट को लेकर के, सब जितनी भी चीजों के बारे में हम अपना परसेप्शन बना पाते हैं, अपना विचार बना पाते हैं, जो भी व्हाटएवर जो चल रहा होता है, तो किसके थ्रू हो पाता है? हमारे नर्वस सिस्टम के ही वजह से हो पाता है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो हम किसी के प्रति अपना परसेप्शन नहीं बना सकते, चाहे वो अच्छा परसेप्शन हो चाहे बुरा परसेप्शन, ठीक है, पहला। दूसरा, हमारा बिहेवियर, हमारा बिहेवियर। तीसरा जो फंक्शन आता है वो होता है मेमोरीज। तीसरा क्या है? मेमोरीज। चौथा आपका आता है एंड इनिशिएट ऑल वॉलंटरी मूवमेंट। ये ब्रॉड फंक्शंस हैं। इनिशिएट ऑल वॉलंटरी मूवमेंट्स। जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मूवमेंट्स हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। हालांकि इनवॉलंटरी मूवमेंट भी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, बट वहां पर हमारा विल पावर नहीं चल पाता, वहां पर हमारी विल, हमारी इच्छा नहीं चल पाती है, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं, वहां पर दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक आपका वॉलंटरी फंक्शन होता है और एक आपका कैसा होता है? इनवॉलंटरी फंक्शन होता है। इनवॉलंटरी फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं, जैसे हमारा गट रिफ्लेक्सेस मूवमेंट होना, ठीक है। हमारी आईज में जो हमारी प्यूपिल है, प्यूपिल का डायलेट होना और प्यूपिल का जो है कॉन्फ्लिक्ट होना, और साथ ही साथ जो है हमारे हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, ब्लड का फ्लो ओवर की तरह ब्लड का जो है फ्लो होना, ठीक है। ये सारे फंक्शन, ऐसे बहुत सारे और भी फंक्शन हैं, ये सारे फंक्शन हमारे किस में आते हैं बेटा? इनवॉलंटरी फंक्शन में आते हैं। अब वॉलंटरी फंक्शन में क्या है? जैसे अभी हमने आपको डांटा है बहुत जोर जोर से, वो हमारा वॉलंटरी फंक्शन है, और आप लोगों ने जो है बेगैरतों की तरह सुना है, उसके ऊपर कोई अमल नहीं करेंगे, वो भी आपका एक वॉलंटरी फंक्शन है, ठीक है। आप लोग मार खाते हो फिर भी आप सुधरते नहीं है, ये भी आपका वॉलंटरी फंक्शन है। पापा मम्मी आपको पूछते हैं बहुत से आगे से ताकि लड़का सुधर जाए, तब भी आप नहीं सुधरते, ये आपका वॉलंटरी फंक्शन है, ठीक है। आप कौन सी चीज खाना पसंद करते हो, कौन सी नहीं पसंद करते हो, ये आपका कौन सा फंक्शन है? यह भी आपका वॉलंटरी फंक्शन है। आप हमारी बात को समझें चाहे ना समझें, ये भी आपका क्या है? एक वॉलंटरी फंक्शन है, ठीक है। समझ लोगे तो नीट क्लियर होगा, नहीं समझोगे तो नहीं। बड़ी सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये जो चार बिहेवियर आप देख रहे हो, ये सब आपस में क्या है? इंटीग्रेटेड है, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो हाईएस्ट सीट ऑफ कोऑर्डिनेशन जो होता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी बताया था, हाईएस्ट सीट ऑफ कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम ही जो है हमारा हाईएस्ट सीट ऑफ कोऑर्डिनेशन वाला काम करता है। हालांकि इसमें केमिकल कंट्रोल भी आता है, जिसमें हमने बताया था कि हार्मोन के थ्रू हमारी बॉडी रेगुलेट होती है, लेकिन मैंने ये देखा था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन होता है हार्मोन का, वो भी हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। और उसका लिंक हमने बनाया था किस तरीके से? उसका लिंक हमने बनाया था हाइपोथैलेमस से, क्योंकि हमने हाइपोथैलेमस को रिलेट किया था किससे? हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को रिलेट किया था, ठीक है। एंटीरियर लोब को रिलेट किया था हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से रिलेट किया था, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हमने किससे रिलेट किया था बेटा? वो हमारे एक्सॉन के थ्रू हमने कम्युनिकेट किया था, रिलेट किया था, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हमारे हाइपोथैलेमस को इस तरीके से बनाया। तो अभी भी आपको ये बात जाननी चाहिए कि हाईएस्ट स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? वो हमारा है नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इतिहास पे जाते हैं। हमारा इतिहास क्या है? एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, क्योंकि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? स्पॉन्जेस से शुरू होते हैं और वर्टिब्रेट तक आते हैं, ठीक है। कहाँ से शुरू होते हैं? ये शुरू होते हैं हमारे स्पॉन्जेस से, स्पॉन्जेस से शुरू होते हैं और ये आते हैं आपके वर्टिब्रेट तक, ठीक है। ये वर्टिब्रेट तक आते हैं। तो स्पॉन्जेस के बाद जो अगला फाइलम आता है वो होता है हमारा निडेरिया। कौन सा फाइलम आता है बेटा? निडेरिया। ये वही निडेरिया है जिसको हम सिलेंट्रेटा कहते हैं। ये वही सिलेंट्रेटा है जिसके अंदर सिलेंट्रॉन नाम की कैविटी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको सिलेंट्रेटा कहते हैं। इसका नाम निडेरिया ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बॉडी में
इसके टेंटेकल्स में नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं जो एक टाइप का स्टिंगिंग सेल्स है। उस स्टिंगिंग सेल्स में एक टाइप का पॉइजन होता है जिसको हम हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं, और ये हिप्नोटॉक्सिन जो होता है आपका फिनॉल डेरिवेटिव होता है, और ये जो प्रे होता है, प्रे को ये पैरालाइज करता है और इसको डाइजेस्ट करता है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। ये 3-4 क्वेश्चन आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हाइड्रा से रिलेट करके बता दिया। और एक बड़ा ही पेटेंट क्वेश्चन होता है हाइड्रा का, हाइड्रा जो है आपका फ्रेश वाटर पॉलिप है पहली चीज, और दूसरा ये होता है इसकी जो स्टेज होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो पॉलिप स्टेज में पाई जाती है, ठीक है। और हाइड्रा के अंदर जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है या रीजनरेशन के थ्रू होता है। ट्रेमले नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले यहाँ पर रीजनरेशन की खोज की थी, और रीजनरेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका नाम पड़ा है हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा नाम का एक जो है यूनान में अभी भी माना जाता है एक राक्षस हुआ करता है, जैसे हमारे यहाँ दशानन रावण है, 10 सर वाला रावण है, उसका एक सर काटो तो दूसरा सर निकल आता है, वैसे हाइड्रा को उन्होंने जितने पीसेज में बांटा था उतने नए हाइड्रा बन गए थे, इसीलिए उस हाइड्रा के नाम पर इस एनिमल का नाम हाइड्रा रख दिया था। किसने रखा था? ट्रेमले नाम के भाई साहब ने रखा था, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन पूरे एनिमल वर्ल्ड में अगर किसी के अंदर पाया जाता है तो वो हमारा कौन सा है? हमारा हाइड्रा, ठीक है। और सबसे पहले हाइड्रा के अंदर ही नर्वस सिस्टम जो है नर्व नेट के फॉर्म में जो है अपीयर हुआ था, ठीक है। और उसका जो न्यूरॉन, उसका जो नर्व था वो कैसा था बेटा? नॉन पोलर या एपोलर न्यूरॉन था। जिसके अंदर एपोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन का मतलब ये होता है, नर्व का मतलब ये होता है कि वहां पर कोई भी स्पष्ट तौर पर डिस्टिंग्विश फीचर के फॉर्म में डेंड्राइट्स या जो है इसके एक्सॉन्स वगैरह नहीं पाए जाते, ठीक है। अब क्योंकि जब कोई चीज इनिशिएट करती है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम किसी को देखते हैं, जब कोई चीज शुरुआत में चलती है तो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होती। अगर एडवांस हो जाए तो फर्दर जो है हम उसको प्रिमिटिव कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो प्रिमिटिव नहीं, ठीक है। क्योंकि अब इवोल्यूशन में हम देखे थे तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया था, फिर उसके बाद आपको मल्टी सेलुलर हुआ, मल्टी सेलुलर के बाद आपने देखा था टिश्यू लेवल का आया, टिश्यू के बाद फिर टिश्यूज का आपस में क्या हुआ? इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, एग्रीगेशन हुआ, तो क्या बन गया था? ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से हमें क्रमिक विकास में चल रहे थे, इवोल्यूशन में चल रहे थे। तो स्पॉन्जेस के अंदर जो इसका बॉडी प्लान था, इसका बॉडी प्लान था सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। स्पॉन्जेस का जो बॉडी प्लान था वो कैसा था बेटा? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। और हम ये जानते हैं कि हमारा ये जो नर्व है, नर्व जो है एक टाइप का क्या है बेटा? टिश्यू है। नर्व क्या है? एक टाइप का टिश्यू है। तो अब टिश्यू कैसे बनेगा? ढेर सारे सेल्स के आपस में यूनाइट होकर के एक जो है फिजिबल इन्वायरमेंट में काम करने की वजह से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। तो स्पॉन्जेस कैसे थे? स्पॉन्जेस हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और हैं, और इनका जो बॉडी प्लान था वो कैसा था बेटा? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे, तो इनके यहाँ पर नर्व नेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, नर्वस सिस्टम यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ। जो सबसे पहले निडेरिया के अंदर आप जानते हैं कि नर्व नेट के फॉर्म में जो है यहाँ पर नर्वस सिस्टम इनिशियल तौर पर डेवलप होना शुरू हुआ। फिर फर्दर जो है धीरे धीरे जैसे हम जो है इसकी हायरार्की में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने देखा इसके अंदर एडवांस कैरेक्टर आते चले गए, कंटिन्यूएशन में इसके कैरेक्टर जो है बढ़ते चले गए। अब जैसे हम आपसे बात करें कि आप बताइए कि आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, यू आर अ सोशल एनिमल, आप समझदार एक एनिमल हैं, लेकिन अगर आपका कंपेयर हम अगर किसी लोअर वर्टिब्रेट से करवाएं, लोअर वर्टिब्रेट इन द सेंस किससे करवा सकते हैं आपका? बताइए, फिश से हम करवा दें, ठीक है। हम अगर फिश से करवाते हैं तो अब बताइए, फिश और आपके अंदर कुछ सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है, लेकिन आप फिश से क्या है? एडवांस, ठीक है, आप फिश से क्या है? एडवांस। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक पॉइंट लिखिएगा, बोथ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, both vertebrates and invertebrates have nerve cells start here. both vertebrates and invertebrates have nerve cells. अब इन nerve cells को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं बेटा, don't be confused. nerve cells और न्यूरॉन्स both
invertebrates and vertebrates have nerve cells, comma, and neural system. And न्यूरल सिस्टम। अब इसी न्यूरल सिस्टम को हम नर्व नेटवर्क भी कहते हैं। नर्व नेटवर्क भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों इनवर्टिब्रेट में और वर्टिब्रेट में क्या होता है बेटा, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरल सिस्टम होता है या नर्व नेटवर्क होता है, ठीक है। अब आप देखिए, आप तो जानते हैं ना सेल बॉडी किसको कहते हैं, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी क्या है? ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये हिस्सा जो देख रहे हो आप, ये वाला, ये क्या है? इसका सेल बॉडी है। न्यूरॉन का क्या सेल बॉडी है? उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ जो डेंड्राइट निकला हुआ है, ये जो डेंड्राइट निकला हुआ है, ये डेंड्राइट जो निकले हुए हैं ये, और ये प्रॉपर जो एक्सॉन बाहर की तरफ आ रहा है, ये इसके क्या है बेटा? इसके प्रोसेसेस। क्या है ये? इसके प्रोसेसेस हैं, ठीक। इसके क्या है बेटा? प्रोसेसेस हैं। तो आपका जो ये है, लिखिएगा ऐसे, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन या सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, मेन वाली जो बॉडी है, वहां से क्या निकलेंगे? नर्व फाइबर निकलेंगे। यहाँ से क्या अराइज होता है बेटा? नर्व फाइबर अराइज होता है। अब इस नर्व फाइबर के बाद क्या होगा? नर्व फाइबर हमारा क्या करेगा बेटा? ये बनाएगा नर्व। क्या बनाएगा? नर्व। कैसे नर्व बनेंगे? जब बंडल या ग्रुप के फॉर्म में एक बंडल बना लेंगे हमारे कौन? नर्व फाइबर क्या बना लेंगे? बंडल्ड इन ग्रुप। दे बंडल्ड इन ग्रुप, बंडल्ड इन ग्रुप। बात को समझिए, आपका जो सोमा है, जो सेल बॉडी है, वहां से नर्व फाइबर निकले, तो ये सारे नर्व फाइबर यहाँ पर अरेंज हो गए बेटा बंडल्ड इन ग्रुप में। जब ये अरेंज हो गए, अरेंज होने के बाद ये इट मेकअप नर्व। तो नर्व और नर्व फाइबर में फर्क है। नर्व फाइबर एक तरीके से हम कह सकते हैं सिंगल यूनिट है, और ढेर सारे नर्व फाइबर आपस में जब बंडल के फॉर्म में हो जाते हैं तब वो क्या बन जाता है? नर्व बन जाता है। तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में मिलियन में नर्व नहीं होते, बल्कि बिलियंस और बिलियंस नर्व हमारी बॉडी में। इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, उसकी गिनती करना भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। हर चीज के फंक्शन के लिए हमारा एक नर्व है ना। अब अभी हम पढ़ाएंगे आपको आगे, जब सीएनएस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि हमारा क्रेनियल नर्व होता है, हमारा स्पाइनल नर्व होता है, किसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। चीज के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो क्या बना लिया बेटा? बंडल्ड इन ग्रुप, मेकअप द नर्व, और ठीक है। और उसके बाद हम एक चीज को और समझ सकते हैं, कैसे समझ ऐसे सकते हैं कि दैट इज द न्यूरल सिस्टम। क्या है इसका मतलब? आपको ये समझ में आ गया, दैट इज न्यूरल सिस्टम हमारा जो है क्या है बेटा? बताइए। न्यूरल सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। क्या है ये? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरल सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये आपका जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है या नर्वस सिस्टम है, ट्रांसमिट करता है ना। किसको ट्रांसमिट करेगा? स्टिमुलस को ट्रांसमिट करेगा। आपकी उंगली में पिन चुभी, तो यहाँ से स्टिमुलस गया कहाँ पर? आपके सीएनएस के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में गया। फिर उसके बाद वहां पर परसेप्शन हुआ, या आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन हुआ। फिर उसका रिस्पॉन्स किया है कि आपका हाथ पीछे कर दो। जब आप जल जाते हो तो आपका हाथ भी पीछे होता है और आपके मुंह से चीख भी निकलती है ना। लेकिन इसी को हम आगे बताएंगे कि एक आपका मोनोसाइनेटिक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक आपका पॉलीसाइनेटिक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जो आपका नीजर रिफ्लेक्स एक्शन है वो आपका मोनोसाइनेटिक रिफ्लेक्स है, और जो आपका जलने वाला है
आप जो पैर में आपके कांटा चुभ जाता है, या अचानक से किसी लड़की के ऊपर कॉकरोच गिर जाए, किसी लड़के के ऊपर छिपकली गिर जाए, तो उस वक्त उसका जो रिएक्शन आता है वो उसका पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में आएगा। ठीक है। मेजर रिफ्लेक्स में क्या होता है कि आपके नी जॉइंट्स के मूवमेंट को और स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस को आप प्रॉपर्ली समझ पाते हैं, लेकिन जब आप पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में देखेंगे तो वहां पर आपका सीएनएस में आपका ब्रेन का भी फंक्शन समझ में आ जाता है। ये तो हमारे आगे की बातें, एडवांस की बातें हैं। तो एक पॉइंट लिखिएगा, इन द न्यूरल सिस्टम transmitting information from 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 information from sensory receptors to neurons, sensory receptors to neurons, sensory receptors to neurons, comma between neurons, between neurons, एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन होगा, तो इस कनेक्शन को हम अभी आगे बताएंगे कि एक्सोडेंड्रोनिक क्या साइनेप्स होता है, एक्सोडेंड्रोनिक साइनेप्स क्या होता है, डेंड्रोडेंड्रोनिक साइनेप्स क्या होता है, सब आगे आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है। बिटवीन न्यूरॉन्स एंड फ्रॉम न्यूरॉन्स टू इफेक्टिव, एंड फ्रॉम न्यूरॉन्स टू इफेक्टिव, फ्रॉम न्यूरॉन्स टू इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब जैसे आपकी मसल्स हो गई, जैसे आपकी ग्लैंड, सच एज मसल्स एंड ग्लैंड। ठीक है, सच एज मसल्स एंड ग्लैंड, सच एज मसल्स एंड ग्लैंड, सच एज मसल्स एंड ग्लैंड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। जनरल एक तो हमने क्या बनाया था, भूमिका। ठीक है, ये हमारी भूमिका वाली क्लास है और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। बोलो सर, गैस्ट्रोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या है? गैस्ट्रोडर्मल ओरिजिन का मतलब होता है जो गैस्ट्रोडर्मिस से होता है। गैस्ट्रोडर्मिस जो होती है इनर लेयर होती है, एंडोडर्मिस का ही डेरिवेटिव पार्ट होता है। अच्छा, इनवर्टिब्रेट्स नहीं होता है क्या? हाँ, एपिडर्मिस का मतलब बाहर की लेयर, और जो लोअर एंडोडर्मिस होता है, तो जैसे तुम्हारा हाइड्रा है, तो तुम्हारा हाइड्रा है, हाइड्रा भी हमारा क्या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्यों भाई, डिप्लोब्लास्टिक तो है नहीं, तो बाहर की जो लेयर होती है उसको हम एक्टोडर्मिस, एक्टोडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहेंगे, और लोअर वाली जो होती है एंडोडर्मिस है उसको हम गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक। अंदर गैस्ट्रोडर्मिस का जो भी मॉडिफिकेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोडर्मल ओरिजिन। ठीक, टोटल मास आपको मैं बता दूं, एनसीईआरटी की बात नहीं है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया है, बट आप जानकारी में रख लीजिए कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी के टोटल मास का अप्रोक्सीमेटली 3% बनाता है। नर्वस सिस्टम टोटल मास का, पूरी बॉडी का टोटल मास का कितना परसेंट बनाता है बेटा, 3% बनाता है। अगर इसको हम किलोग्राम में वेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 kg। अब इस 2 kg में आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड ही मैक्सिमम वेट करेगा। उसके बाद जो नर्व्स वगैरह निकल रही हैं, बिलियंस ऑफ नर्व्स जो निकल रही हैं, उसका वेट कितना ही होगा। हमारे ब्रेन का वेट कितना होगा, 1.2 to 1.5 kg, 1.2 to 1.5 kg। ठीक है, मतलब 1.5 किलो मैक्सिमम मान। स्पाइनल कॉर्ड का वेट कितना होगा, 500 grams। फिर तो 2 kg हो गया होता है। तो टोटल मिला करके अप्रोक्सीमेटली 2 kg ऑफ वेट होता है पूरे नर्वस सिस्टम का। और ये इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सिस्टम इन आवर बॉडी। इन टोटल 11 सिस्टम जो चल रहे हैं, 11 सिस्टम जोड़ लो कितने, कौन कौन सिस्टम हमारे अंदर है, अब यहाँ पर गिनती करने वाली बात नहीं। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द 11 बॉडी सिस्टम। ठीक है, इस बात को लिख लीजिएगा।
यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इसके न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो न्यूरॉन्स क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात यहाँ पर चल रही है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। बेटा थोड़ा सा अगर हम चलते हैं न्यूरल सिस्टम को समझने से पहले, मैंने बताया कि हाइड्रा में नर्वलेट का फॉर्मेशन है, ठीक है। हाइड्रा के बाद कौन सा फाइलम आता है हमारा? प्लैटीहेलमिन्थेस। इनोफोरा में वैसे ही रहता है। हम बात करते हैं मेजर फाइलम की, प्लैटीहेलमिन्थेस। तो क्या कोई बता सकता है कि प्लैटीहेलमिन्थेस के मेंबर्स में किस टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है? लेडर टाइप। लेडर लाइक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तुमने पढ़ा है और मैंने पढ़ा है। लेडर टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। स्पेशली ये वेल प्रोमिनेंट दिखाई पड़ता है किसमें? हमको प्लेनेरिया में अच्छे से दिखाई पड़ता है। प्लेनेरिया ये वही एनिमल है जिसमें जो है रिजनरेशन इसमें बहुत अच्छा होता है। प्लेनेरिया आपका फ्री लिविंग है, ठीक है। प्लेनेरिया आपका फ्री लिविंग है और ये प्लेनेरिया के अंदर आपका जो है क्या कहते हैं इसको, क्या बताने वाले थे आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। रीजनरेशन तो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन इसमें होता है लेकिन हाइड्रा से कम होता है, ठीक है। हाँ, ये प्लेनेरिया आपका क्या है कि ये प्लेनेरिया रीजनरेशन में हमने जैसे बताया कि ये प्लेनेरिया अगर है तो अगर जैसे जो हाइड्रा हमारा था ना, जैसे ये आपका हाइड्रा था, तो हाइड्रा के आप जितने भी सिगमेंट्स अगर काटोगे तो हर एक सिगमेंट नया हाइड्रा बना लेता था। लेकिन प्लेनेरिया केस में क्या होता है कि ये प्लेनेरिया को अगर हम दो सिगमेंट से बांटते हैं तो इसका ये वाला एंटीरियर एंड होता है, ये वाला पोस्टीरियर होता है। तो जब हम काटेंगे तो इसका ये वाला जो पोस्टीरियर है ये टेल में कन्वर्ट हो जाता है और इसका ये पोस्टीरियर का जो एंटीरियर है, पोस्टीरियर का भी एंटीरियर हो गया ना, ये पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर का ये वाला एंटीरियर हो गया, ये वाला इसके हेड वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसके एंटीरियर रीजन में इसका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। हाँ, मैं बताने वाला था कि प्लेनेरिया हमारा किस ग्रुप का मेंबर है, वो है आपका टर्बिलेरिया का, है ना। तीन जो है इसके क्लासेस होते हैं, प्लैटिहेलमिन्थेस के टर्बिलेरिया होता है, सिस्टोडा होता है और ट्रिमेटोडा होता है। सिस्टोडा में आपका कौन सा आता है, फटाफट जल्दी बताइए। आपका टेनिया सोलियम आता है, ठीक है। टेनिया सजिनाटा आता है, ठीक है। हाइमेनोलेपिस नाना आता है, ठीक है। ये किसके मेंबर्स हैं आपके? प्लैटिहेलमिन्थेस के सिस्टोडा के मेंबर हैं। और ट्रिमेटोडा में आपके फ्लूकवर्म्स आते हैं, जैसे आपका लिवर फ्लूक हो गया, फैसियोला हेपेटिका, ठीक है, फैसियोला हेपेटिका। इसका एक प्लैटिहेलमिन्थेस के आगे जब हम चलेंगे वहां पर भी नर्वस सिस्टम हमको डेवलप मिलेगा, वो है आपका एस हेलमिन्थेस, या इसका जो है एक सब ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं नीमेटोडा। तो ये जो आपका एस हेलमिन्थेस है, नीमेटोडा है, आपका ट्रिमेटोडा है और आपका सिस्टोडा है, ये तीनों ही ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम एंड मोस्टली पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर के एक नई ब्रांच बनाई गई, दैट इज नोन एज द हेलमिन्थोलॉजी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया कि आपका जो सिस्टोडा है, आपका जो सिस्टोडा है और आपका जो ट्रिमेटोडा है और आपका जो नीमेटोडा है, नीमेटोडा, ठीक है, इन तीनों को मिला करके मेडिकल साइंस की एक नई ब्रांच बनती है जिसको हम बोलते हैं हेलमिन्थोलॉजी। तो जब आप एमबीबीएस में जाएंगे तो वहां पर हेलमिन्थोलॉजी को बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हेलमिन्थोलॉजी में जो भी एनिमल्स आपको मिलेंगे उसका जूनोटिक सिग्निफिकेंस आप देखेंगे। जूनोटिक सिग्निफिकेंस का मतलब जो भी पैरासाइट है उसका जो है एनिमल के साथ क्या रिलेशन है, एनिमल के साथ क्या रिलेशन है। जूनोटिक सिग्निफिकेंस का मतलब, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, उसका फायदा भी और उसका नुकसान भी। जैसे हम जब कभी बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, एक बच्चा हमसे बोला कि सर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़े तो इसका नुकसान आप क्या बता रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? हम जब बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप इसका नुकसान क्यों बता रहे हैं, फायदा बताइए ना। से इम्पोर्टेंस बताओ। मतलब दोनों चीज आ जाती है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हाँ सही बात है भाई। देखो जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात, इकोनॉमिक का मतलब होता है फायदे और नुकसान दोनों, है ना। आप भाई बिजनेस करोगे तो आपको नुकसान भी होगा और आपका फायदा भी होगा। तो वही बैक्टीरिया के दोनों चीज को देखेंगे ना,
नुकसान भी देखेंगे और फायदा भी। बड़ा सिंपल सा आंसर था, क्यों? खैर, तो ये एलिमेंटोलॉजी वाली बात हो गई। एनिमल किंगडम जब आप पढ़िएगा हमसे तो बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। इससे पहले अभी इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है जब हम आपके ब्रेन पे सब खोल करके रख देंगे और आप देखोगे उस तरीके हमारा ब्रेन ऐसा है, ठीक है। प्रैक्टिकल। अच्छा, अब हाँ प्रैक्टिकल तुम्हारा ब्रेन खोलेंगे हम, तुम्हारे ब्रेन ऐसे खोल के रख देंगे, कहेंगे देखो ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, बीच में क्या है, कॉर्पस कैलोसम है, यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट वेंट्रिकल है, यहाँ आपका सेकंड वेंट्रिकल है, यहाँ आपका थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। इतनी सारी मेरा चीजें बताएंगे कहाँ, हाँ बताएंगे कहाँ पर फोरामेन ऑफ मैग्नम है, कहाँ पर आपका फोरामेन ऑफ मुनरो है, सारी बातें बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे देखो तुम्हारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ से निकल रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे इसको सर्कुलेशन होता है, तो उसमें चलेंगे। ये चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया चैप्टर है एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल नीट एस्पिरेंट्स। हुआ कुछ तो चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? क्या हुआ? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आपने एनिलिडा के बारे में पढ़ा। एनिलिडा में नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। नर्व कॉर्ड की बात जब भी हम करते हैं तो इनवर्टिब्रेट में नर्व कॉर्ड का नेचर कैसा होता है? मतलब क्या बात, कैसी होती सॉलिड है? एंड वेंट्रल होती है ना? सॉलिड होती है, वेंट्रल होती है, ठीक है। पहली चीज सॉलिड होती है और वेंट्रल होती है। हमारी ये बॉडी है, पूरी पूरी और सर बॉडी गैंग्लियोनेटेड होती है। गैंग्लियोनेटेड होती है, चलो ये भी मैं मान लिया। ये हमारी बॉडी का वेंट्रल सरफेस है, पीठ वाला हिस्सा जो है हमारा डॉर्सल सरफेस है। तो इनवर्टिब्रेट में जो नर्व कॉर्ड पाई जाती है वो वेंट्रल होती है और कैसी होती है, सॉलिड होती है। लेकिन जब वर्टिब्रेट की बात करते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं, तो हमारे अंदर जो नर्व कॉर्ड पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, डॉर्सल साइड पर पाई जाती है और कैसी होती है, हॉलो होती है, ठीक है। और क्योंकि ये हमारा क्या है, यहाँ से अराइज होता है, जिससे यहाँ से अराइज होना शुरू हो जाता है क्या, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन, ब्रेन से कनेक्ट क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने किसमें रखा है, मेन कमांडिंग सिस्टम में रखा है, मेन कमांडिंग सिस्टम में रखा है, जो कमांड देता है सबको, और वो होता है हमारा सेंट्रल। जैसे दिल्ली हमारा क्या है, सेंट्रल है ना, तो वो क्या है हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां से वहीं ये सारी चीजें ऑपरेट, ठीक। तो ये तो उसके बारे में हो गया एनिलिडा। ऑर्थोपोडा के बारे में आपने पढ़ा था। ऑर्थोपोडा में स्पेशली आपने कॉकरोच के बारे में पढ़ा। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम कितना ही जो है तगड़ा होता है, हर एक बॉडी के सेगमेंट पर आपको गैंग्लियन पाए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर कोई वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। जो सुप्राओस्टोफेजियल गैंग्लियन होता है, फिर सबओस्टोफेजियल गैंग्लियन होता है, फिर सर्कमओस्टोफेजियल गैंग्लियन होता है हमारे कॉकरोच में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है थोरेसिक गैंग्लियन आता है, फिर एब्डोमिनल गैंग्लियन आता है। तो ये जो थोरेसिक गैंग्लियन है, एब्डोमिनल गैंग्लियन है, और आपका जो हेड रीजन पर जो आपको पाया जा रहा है सुप्राओस्टोफेजियल गैंग्लियन, सबओस्टोफेजियल गैंग्लियन और सर्कमओस्टोफेजियल गैंग्लियन, ये सब गैंग्लियन मिल करके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं बेटा, परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसीलिए कॉकरोच का अगर हम सर काट करके निकाल देते हैं तभी कॉकरोच जिंदा रहता है, क्योंकि वहां पर ब्रेन वाला सिस्टम नहीं रहता है, गैंग्लियोनेटेड होता है, गैंग्लियन का सिस्टम होता है। इसीलिए हमारे कॉकरोच जो होते हैं वो 1 हफ्ते 10 दिन तक जिंदा रहता है, फिर उसके बाद मर जाता है। मरता क्यों है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, खाना नहीं मिल पाएगा ना, सर काट के निकालो तो खाना कहाँ से खाएगा, एंटीना तो ही नहीं, चैनल सरकाई से खाना खाएगा, हाँ नहीं खाएगा ना, एनल स्टाइल से खाना खाएगा, मेरे कॉकरोच नहीं खाएगा ना, खा ही नहीं पाएगा। तो मरता क्यों है, लैक ऑफ फूड की वजह, ठीक। अब आप सोच रहे काश मेरे पास भी गैंग्लियन होता, है ना। सर फिर दिमाग नहीं होता ना। फिर दिमाग नहीं होता, क्या बात है। अगर हमारे पास गैंग्लियन होता तो हमारे पास दिमाग नहीं होता, ये बढ़िया बात है। तो अच्छा ये सोचो, पहले पुराने जमाने में जैसे रामायण महाभारत होता था तो उसमें एक तीर मार देते थे तो उसका सर अलग हो जाता था, सर अलग होने के बाद भी सर बोलता रहता था, आवाज करता रहता था और हाथ पांव लड़ाई करते रहते, कहीं ना कहीं उसके अंदर गैंग्लियन रहा होगा ना।
ब्रेन भी रहा होगा, गैंग्लियन भी रहा होगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा एडवांस है हमसे। हाँ हम रहे, थक कौन रहा है भाई? अंदर से आवाज आ रही है। देखो ये जो नर्वस सिस्टम है इसको ब्रॉडली हम थोड़ा सा डिवाइड कर लें। बच्चे आप लोग क्लास 10 में भी ये पढ़े होंगे। इसके दो बेसिक डिविजन होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक कौन सा सिस्टम होता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और दूसरा कौन सा होता है बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। एक तो होता है हमारा ब्रेन, जो कि तुम लोगों का खाली हो चुका है ब्रेन, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि अभी डैमेज नहीं हुआ है। पढ़ोगे नहीं तो सब खराब हो जाएगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दो चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है शुक्ला जी। तीसरा इसमें आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो इसके सब डिविजन होते हैं। कौन कौन से बताइए? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। वेरी गुड। इसके अंदर दो सब डिविजन हैं। एक होता है इसका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूजन होता है दो का, जल्दी बताइए। सिंपैथेटिक एंड एक तो पैरासिम्पैथेटिक। इमरजेंसी वाला आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या होता है बेटा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। छोटा सा एग्जांपल देते हैं सिंपैथेटिक में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा? जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होता है या हार्ट बीट। यहाँ पर क्या होता है बेटा? ये पैरासिम्पैथेटिक वाला इसको नॉर्मलाइज करवाता है या कम करवाता है। जो बात हम करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, जितने भी हमारे मोटर न्यूरॉन्स वाली बात होती है वो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैसेज को लेकर के जाता है कहाँ पर बताइए? सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा कहाँ पर? स्केलेटल मसल्स में। तो सिंपैथेटिक ये सोमैटिक में क्या होगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में तो ये जो आपका सीएनएस है, ये आपका जो सीएनएस है ये इफेक्टर है, यानी कि ये क्या है? आपका मसल। तो यहाँ तक ले आने वाला जो मैसेज है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोटर न्यूरॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मोटर न्यूरॉन। इसका मतलब ये हो गया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन। कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन, ठीक। चलो इसको लिख लेते हैं। ये दोनों ये चालू है ब्लॉक। ये दोनों महेंद्र से बात है। ठीक है बेटा, तो इतनी सी बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं
ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं बेटा, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में देखिए, आपका एक न्यूरॉन आता है यूनिपोलर न्यूरॉन, इसके डायग्राम को बना लीजिए। एक न्यूरॉन है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक, बड़ा कर दें, ठीक है। आपका एक आता है यूनिपोलर न्यूरॉन, दूसरा होता है बाईपोलर न्यूरॉन। देखिए दो पोल बन रहे हैं, एक इधर का एक इधर का। आपका आता है सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, और फिर आपका आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो हारिफ नायक, यूनिपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल क्या है बेटा? रेटिना में तो बाइपोलर होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर पाया जाता है। शेफाली, ये बड़ा बड़ा मुंह खोल क्यों रही है? फीटल स्टेज में। सुधर जा बिटिया, सुधर जा, सुधर जा। हाँ, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब फीटल स्टेज पर पाया जाता है। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर पाया जाता है। और आपका बाइपोलर न्यूरॉन आपकी रेटिना में पाया जाता है, आपकी आंखों में पाया जाता है। सोच लो, रेटिना में। और सीडो यूनिपोलर डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, डॉर्सल रूट। बताइए, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, डीआरजी। और ये तो सब मोस्टली होते हैं मल्टीपोलर। मोस्टली कॉमन, सब जगह होंगे। चलो बना लो इसको जल्दी जल्दी, बना लीजिए, बना लीजिए। खाली एग्जाम्पल लिख लो, डायग्राम अगर नहीं बन रहा। हमारी जो अगली क्लास होगी आगे, तो उस क्लास में आपको नर्व इम्पल्स और कंडक्शन हम डिटेल में पढ़ाएंगे। नर्व इम्पल्स और कंडक्शन, नर्व इम्पल्स और कंडक्शन। ईमानदारी बताइए, कितने बच्चों को प्रॉब्लम होती है नर्व इम्पल्स और कंडक्शन? सर सोडियम पोटेशियम पंप पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ी बहुत होती है सर। और किसको दिक्कत होती है? चलो बता दिया सबने। और तो शेफाली, तुमको होती है दिक्कत? शेफाली, मेघा, नेहा, निशा। हाँ सर होती है। यस सर होती है। सबको होती है। यस और ये सर। सबसे आसान, ये सबसे आसान है। इसमें दो तीन कंसेप्ट को याद रखना होता है। माइनस चार्ज किधर है, प्लस चार्ज किधर है, पहला। दूसरा, इसमें चैनल्स होते हैं और वो चैनल प्रोटीन होते हैं। अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता है तो इससे यहाँ पर नर्व इम्पल्स और कंडक्शन में बहुत आसानी होती है। तीसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स जो डेवलप होते हैं वो मेम्ब्रेन के पास में ही होते हैं, इनसाइड द मेम्ब्रेन नहीं होते। जैसे ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो ना, न्यूरॉन। न्यूरॉन का ये जो यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच वाला एरिया है, बिल्कुल बीचों बीच में, वहां पर प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं होता। इसके सरफेस पर ही होता है। यहाँ पर प्लस चार्ज होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस, और इसके सरफेस से लगे हुए होते हैं। ये चीज आप जानिए। चलिए अब हम बात करने चल रहे हैं बेटा इस डायग्राम की, थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? आई थिंक आपको देख रहा होगा अच्छे से।
यस सर। बता देना। डीआरजी डॉर्सल रूट ऑफ द, चलिए ये तो मैंने वहां पढ़ाया था यार टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में तो पढ़ाया था मैंने इसको। यस सर। सर ओवरव्यू दोबारा दे दीजिए मैं। तुम लोगों ने कवर नहीं पढ़ा है तो वो यूट्यूब पे लेक्चर पढ़ा हुआ है, मेरा पढ़ा है, मेरा तक्षशिला वाली आईडी पे मेरे लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप लोग देखिए। अब बड़ा ढंग से पढ़ा है और बहुत आराम से पढ़ा है, डिटेल। तुम थी ना ममता? गुड। तो भैया ऐसा है कि जब यहाँ पर ढेर सारे इम्पल्सेस आते हैं, पहले तो ये कि इम्पल्स आएगा किधर, ठीक है, इम्पल्स आएगा किधर। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें बना हुआ है एरो, ठीक है, ये बना है एरो, और ये जो प्रोसेसेस निकले हुए हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, एक प्रोसेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट और दूसरा प्रोसेस हमारा होता है एक्सॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इट रिसीव्स द इनपुट, इनपुट का मतलब ये स्टिमुलस को रिसीव करेगा। दूसरी तरफ लिखा हुआ है रिसीव्स इनपुट, मतलब ये जो होगा डेंड्राइटिक जोन होगा। कभी एक्सॉन रिसीव नहीं कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, बोलो, डेंड्राइट रिसीव कर रहा है। तो जब भी कभी हम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो बेटा प्रोसेसेस में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डेंड्राइट और दूसरा क्या होता है बेटा, एक्सॉन। एक होता है डेंड्राइट और दूसरा क्या होता है, एक्सॉन। और इसकी जो मेन बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल बॉडी कहते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोन। मेन बॉडी को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी या साइटोन, या आपका साइटोन, या एक होगा इसको क्या, सेल बॉडी। तो यहां पर देखिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन बहुत गौर से समझिएगा। एक ये रीजन आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट रीजन, एक ये रीजन आपको दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये, ठीक है, चार रीजन हो गए, ठीक है। तो ये जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट क्या करेगा बेटा, नर्व इम्पल्सेस को ये, या कह सकते हैं स्टिमुलस को ये रिसीव करेगा। देखिए ये एरो भी बना हुआ है, ये एरो बना हुआ है, इस तरफ आ रहा है स्टिमुलस लेकर के, और ये कहाँ पर पहुंचाएगा बेटा, ये सेल बॉडी को पहुंचाएगा, सेल बॉडी यहाँ पर पहुंचाएगा इस रीजन पर। और यहाँ पर जब ढेर सारे इम्पल्सेस इकट्ठा हो जाते हैं तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं समेशन। क्या बोलेंगे, समेशन। समेशन का मतलब ही होता है ना इकट्ठा होना, है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इसमें मैथमेटिक्स तो आती है हमारे बायो वाले बच्चों को। तो समेशन इकट्ठा होता है, इम्पल्सेस क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अब इम्पल्सेस नहीं, स्टिमुलस इकट्ठा होता है, सॉरी। जैसे जब आप गन लेते हो, गन, गौरव बात सुनो बेटा, यस सर। जब आप गन लेते हो, गन, इसकी डीपी थी गन वाली, बड़ी गजब की थी, बहुत मजा आ गया था देख। तो एक जब आप गन लेते हो तो गन को चलाने की आपको चाहिए होता है ट्रिगर, ठीक है। इंपल्स को जनरेट करने के लिए, या इंपल्स जहां से जनरेट होता है उस जोन को हम बोलते हैं ट्रिगर जोन। और एक्सॉन में भी ऐसा जोन होता है, उसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। जहां से एक्सॉन शुरू होता है, सोमा वाले रीजन से जहां से शुरू होता है, वो पर्टिकुलर रीजन जहां से नर्व इंपल्स जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक। और वो क्या है, ये वाला है, ये है क्या, एक्सॉन हिलॉक। ये यहाँ से नर्व इंपल्स जनरेट करता है और इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक्सॉन हिलॉक। इनिशिएट सेगमेंट्स ऑफ द एक्सॉन विद हाई डेंसिटी ऑफ सोडियम चैनल, हाई डेंसिटी ऑफ सोडियम चैनल। सोडियम चैनल यहीं सबसे ज्यादा डेंस होते हैं। नीट का क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ से नर्व इंपल्स जनरेट होता है, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक में सबसे ज्यादा क्या होता है, सोडियम चैनल। सारा कहानी सोडियम का होता है, सोडियम ज्यादा है, सोडियम कम है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, सारा ताना बाना यहीं से बुना गया, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ट्रिगर लेकर के ठाए से दबाते हो, ठाए से तब दबाते हो जब ढेर सारा स्टिमुलस आपके मुझे आ जाता है
है, सामने वाला आपको इतना ज्यादा गुस्सा दिला देता है, इतना ज्यादा गुस्सा दिला देता है कि भाई अब सामने वाला है तो उसको मार ही देंगे। अगर गन आपके पास, आप ट्रिगर दबा देते हो, सामने वाला उसके परखच्चे उड़ जाते हैं ना, परखच्चे और चिथड़े उड़ जाते हैं। अगर वो वाली गन है तो शॉर्ट गन टाइप की है, इसमें छर्रे निकलते हैं बड़े बड़े। कौन सी गन होती है? सेमी दो नली वाली गन होती है ना, दुनाली। दुनाली। हाँ, एक शॉटगन होती है जो ऐसे ऐसे करके मारती है। टूट बम। हाँ, देखो सब गनों के बारे में जितना इतना पता है, उनका न्यूरॉन के बारे में नहीं पता। गन के बारे में जानकारी देखी, विकिपीडिया हो गया बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पबजी खेले तो गॉड। देखिए बेटा, आगे देखिए हम क्या बता रहे हैं कि ये एक्सॉन की बात को थोड़ा सा हम इलेबोरेट करेंगे। उससे पहले आप देखिए, इसमें बीच बीच में क्या पाया जा रहा है बेटा? निजल्स ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं। इस निजल्स ग्रेन्यूल्स किसकी तरह होते हैं बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होते हैं। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है बेटा? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर होती है, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इस डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें हम आपसे पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके, ठीक है। तो ये क्या कह दिया है? लेमोसाइट कह रहा है। लेमोसाइट का मतलब यहाँ पर है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको हम श्वान सेल्स कहते हैं। क्या कह सकते हैं? श्वान सेल्स, ठीक है। जो कि माइलिन शीट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, माइलिनोजेनेसिस करवाता है, माइलिन शीट बनाता है, ठीक है। और ये एक्सॉन है, ये आपका क्या बेटा? ये आपका एक्सॉन है। ये आपका एक्सॉन है। इस एक्सॉन पर इस तरीके से आपको देखने को मिलती है श्वान सेल्स। क्या दिख रही है? श्वान सेल्स, ठीक है। ये आपका श्वान सेल्स। अच्छा, एक चीज और समझिए, यहाँ में 3D डायग्राम नहीं बना है, 3D यहाँ बन भी नहीं पाया, बट आप समझिए इसको क्या है। दिस इज योर एक्सॉन, दिस इज योर एक्सॉन, दिस इज योर एक्सॉन। श्वान सेल्स इसके चारों तरफ इस तरीके से रैप्ड है, फिर इसके ऊपर इस तरीके से रैप्ड है, फिर इस तरीके से रैप्ड है, फिर इस तरीके से रैप्ड है। तो बीच में ये जो खाली जगह आपको दिखाई पड़ रही है मेरे दोनों हाथों के बीच में, मेरे दोनों हाथों के बीच में, यस, मना लो, तुम पिकनिक मना लो बेटा, मना लो तुम पिकनिक, ठीक है, तुम पिकनिक मना लो। ऑनलाइन पढ़ाई ऐसे ही होती है। सर क्या आपने क्या सुबह से फीलिंग है अब मिल रही है मुझे। हाँ, लिहाफ में बंदा बैठा हुआ है, लिहाफ मतलब तो रजाई गद्दे में बैठा हुआ है आराम से। बिटिया पढ़ रही है और मेरा बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा है। ले बेटा चाय, ले बेटा पराठे, ले बेटा ये, ले बेटा वो, हाँ। सारा काम घर पे बैठे। और हम असू सर खाली पेट पढ़ा रहे हैं तो उसका एहसास नहीं। खैर कोई बात नहीं। तो बेटा ये जो जगह आपको दिख रही है, ये जगह जो दिख रही है, ये जो चारों तरफ की तरह है, आपको ये जो जगह दिख रही है ना, आपको वन साइडेड दिख रहा है, हालांकि वन साइडेड नहीं, ये ऐसी चारों तरफ से ये रैप्ड है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्वान सेल्स कहते हैं। और बीच में जो खाली जगह दिखाई पड़ती है ना, ये वाली, ये उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं इसको? नोड ऑफ रैनवियर। यहाँ पर लिखा होगा। तो ये इसका सेल है, ये इसका सेल है, ये इसका सेल है, ठीक है। इसके बाहर एक लेयर और पाई जाती है, उस लेयर को हम बोलते हैं न्यूरेलिमा। क्या बोलेंगे? न्यूरेलिमा। माइलिन शीट तो ये श्वान सेल्स के ऊपर वाली जो ग्रीन लेयर दिखाई पड़ रही है वो है। तो ये जो दिख रहा है बेटा, ये क्या है? नोड ऑफ रैनवियर,
ठीक है, ये क्या है, ये है शॉन सेल्स, ये क्या है आपका माइलिन शीट। ठीक है, ये जो दिख रहा है रेड रेड कलर का, इसको हम बोलते हैं एक्सोलीमा। क्या बोलते हैं? एक्सोलीमा। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, लाला देख लो, जो फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, ये फ्लूइड टाइप का होगा ना, ये इसके अंदर ये सब्सटेंसेस जो भरे हुए हैं, ये क्या है? ये है आपका एक्सोप्लाज्म। ये क्या है? एक्सोप्लाज्म। अबे प्लाज्म है, एक्सोलीमा नहीं, एक्सोप्लाज्म है। प्लाज्मी बोला। ये क्या है आपका? एक्सोप्लाज्म। तो ये इतनी सी कहानी है, इसको आप समझते हुए चलिए। ठीक है, प्रोटीन बनाना। वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो राइबोसोम इसके साथ लगाओ। अच्छा, एक चीज और आप समझिएगा कि हमारा ये जो न्यूरॉन है, ये डिवाइड नहीं करता है पर, तो ये किस स्टेज पर पड़ा हुआ होगा? जी नॉट स्टेज पर पड़ा हुआ होगा। ठीक है, शॉन सेल्स के अंदर नॉर्मल से साइटोप्लाज्म क्या बनाएगा बेटा? माइलिन शीट बनाता है। और माइलिन शीट का काम क्या होता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना। शीट का काम क्या होता है? कवरिंग देना, प्रोटेक्शन देना। यहाँ पर काम क्या होगा? बोलो सर इंसुलेशन, इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना। और एक चीज और है, जब भी कभी हम नर्व इम्पल्स की बात करेंगे, नर्व इम्पल्स कंडक्शन की बात करेंगे, तो आप देखिए कि ये जो नोड ऑफ रेनवियर है, ये जो नोड ऑफ रेनवियर है, नोड ऑफ रेनवियर पर जो कंडक्शन होगा उसको हम साल्टेटरी कंडक्शन कहेंगे। और एक तो नॉर्मल कंडक्शन हो ही रहा है सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू। ठीक है, लीकी चैनल के थ्रू। यहाँ पर इस तरीके से कंडक्शन होता है, यहाँ पर कम इम्पल्स आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर फाइनली यहाँ पर गया। तो इस तरीके से जंपिंग सिस्टम से जो कंडक्शन होता है उसको हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। थोड़ा सा आप जाइए ऑस्ट्रेलिया, 2 मिनट के लिए ऑस्ट्रेलिया जाइए। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू। कंगारू के बच्चे को हम क्या कहते हैं? जोई। बड़ा प्यारा है जोई। कंगारू के बच्चे को हम कहते हैं जोई। कंगारू चलता कैसे? कंगारू दौड़ता है, कूदता है ऐसे, एक जगह से कूदा, एक जगह से कूदा। तो इस टाइप की जंपिंग को हम बोलते हैं साल्टेशन। साल्टेशन, ठीक है, सॉल्टेशन नहीं है, साल्टेशन। ठीक है, और ऐसा ही साल्टेशन आपको हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। जब हाइड्रा के पास पानी की कमी हो जाती है तो हाइड्रा अपनी बॉडी को लेफ्ट ड्राई वाली जगह से आपको मॉइस्चर वाली जगह पर, पानी वाली जगह पर मूव करवाना है। उसको हम समर सॉल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समर सॉल्टिंग मूवमेंट कहते हैं हाइड्रा में। तो यहाँ पर भी जो कंडक्शन हो रहा है साल्टेटरी कंडक्शन के, साल्टेटरी मूवमेंट के थ्रू हो रहा है। तो इस टाइप के कंडक्शन को हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है आपके नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर से ये मूवमेंट हो रहा है। ठीक है बेटा? यस। हाँ, तो क्या, चलो लिख लो। तो कोई नहीं चाहने वाला, दुनिया मतलब की है, ये सच्चाई बेटर हो। तुम सिलेक्शन ना दो तो बाप की नजर में बुरे हो जाओगे। बड़े होने के बाद पैसा कमा के घर पे ना दो तो बाप क्या नालायक पैदा किया मैंने। ठीक है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जो होती है वो मेल की होती है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए ईश्वर ने मर्दों का दिल बहुत बड़ा बनाया। वो तो बस नहीं चला, नहीं तो 4 की जगह 8 चेम्बर कर देता ईश्वर।
पता है मेल मेंबर कभी किसी से नफरत नहीं करता, वो नफरत नहीं करता, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हर बंदे के लिए रहता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके सॉफ्ट कॉर्नर वो रखे है। इसके पीछे की मैं रीजन बताऊंगा कभी। तो अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो अगली क्लास हमारी जो होगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और उस क्लास को आप प्लीज कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। अगर मिस किया बच्चा तो मैं गारंटी देता हूँ मैं दोबारा कभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 20% कंडक्ट। सर आप वैसे भी कौन सा टॉपिक दोबारा पढ़ाते हो, आप एक ही बार तो पढ़ाते हो, चाहे कोई दे चाहे ना दे। ये भी सही है, लेकिन ये है कि अगर कोई पूछता है तो क्या हम उसको बताते नहीं है, ये बताओ। नहीं सर, एक बताओ टॉपिक के बीच में से कोई बात बताना और फिर उसको एक्सप्लेन करना, दो डिफरेंट चीजें है ना। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो ये बताओ। नहीं मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसको आना है वो पहली बार में ही आ जाए। हाँ ये मुद्दे की बात है, ठीक है, क्लास में रहोगे, पहली बार में ढंग से समझ लो, दूसरी बार जब जाना होगा तो मैं कह दूंगा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, देख लो, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, क्लास वीडियो पड़ा हुआ है, देख लो, पढ़ के आओ, समझ में नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछो, और हमें पता है वो बच्चे जा करके देखेगा नहीं और वो कहेगा कि 360 में से अगर मैं सिंपल से एक क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन छोड़ दो, 300 जो है 56 नंबर पे काम करो, 356 पे काम करो। तो बेटा ये एटीट्यूड नहीं मेंटेन करना है आपको। अगली क्लास में लव इम्पल्स और कंडक्शन बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सर रेस्पिरेशन की शीट भेज देना। बेटा दिया नहीं है। सर रेस्पिरेशन का कहाँ दिया? अच्छा प्लांट रेस्पिरेशन, सॉरी प्लांट रेस्पिरेशन वाली ना, तो शाम तक आपको मिल जाएगी प्लांट रेस्पिरेशन की। सर मंडे के टेस्ट में कहाँ तक आएगा? अभी 15 मिनट पहले छोड़ नहीं रहे हैं, 15 मिनट में आपका टेस्ट होगा, ठीक है, प्लांट रेस्पिरेशन का टेस्ट होगा आपका। नहीं सर जो मंडे को टेस्ट है उसमें कहाँ तक आएगा? पूरा सिलेबस आ रहा है, पूरा जितना पढ़ाया है। तो यही आएगा न्यूरॉन वाला? नहीं न्यूरॉन वाला नहीं आएगा, इसमें है जितना पढ़ाया है सब आएगा, पूरा होल सिलेबस, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अखिल भाई के पास, अगर आपका जो है पेपर तैयार हो गया हो